Good morning, student. Welcome to our social science class. Today I am going to teach you Standard 8 Geography portion, Chapter 5th, that is Industries. Okay, let's start. First of all, I will tell you in this chapter what we learn. मतलब कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे. जैसे कि हमको पता है कोई भी प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं वो किस प्रोसेस से होती है, तो उसके रॉ मटेरियल्स के बाद वो प्रोसेस सिस्टम के बाद वो प्रोडक्ट हमारे पास आती है. कहाँ से? एक इंडस्ट्री से. तो इंडस्ट्री में किस तरीके से रॉ मटेरियल में से फाइनल प्रोडक्ट बनती है, कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, किस इंडस्ट्री में किस तरीके वर्क होता है, कौन सी इंडस्ट्री प्राइवेट है, कौन सी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग है, तो ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Have you ever given a thought of fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? जैसे कि आपके पास जो नोटबुक है, आपने कभी ये सोचा है कि ये नोटबुक आपके पास बहुत लंबी प्रोसेस के बाद, आप मैन्युफैक्चर होने के बाद आपके पास आती है. कैसे? तो ये आपको पता है कि जो नोटबुक होती है जो ट्री का पल्प होता है उसमें से बनती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैराग्राफ में यही आपको कहा गया है, जो मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं कि जो ट्री का पल्प होता है वो लेते हैं, फिर उसमें केमिकल ऐड करके उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस के थ्रू फिर उसमें से पेजेस बनते हैं और फिर वो पेजेस को प्रिंट किया जाता है लाइन में. अगर हमको ब्लैंक नोटबुक चाहिए तो बिना लाइन के पेपर्स निकलते हैं, लाइनिंग वाली नोटबुक चाहिए तो विथ लाइन वाली नोटबुक्स निकलते हैं. फिर उसके पेज को कलेक्ट करके उसको प्रॉपर बाइंड करके एक नोटबुक बनती है जो आपके पास मेन प्रोडक्ट बन के आती है. तो इस तरीके से जो रॉ मटेरियल होता है उसमें से नोटबुक कैसे बनती है वो हमने एक शॉर्टली डिस्क्रिप्शन पे समझ लिया. अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज द रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. मतलब कि ये सेकेंडरी एक्टिविटीज है. तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? तो कोई भी जो प्रोडक्ट है वो जिसका वो रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा मटेरियल होता है वो उसकी प्राइमरी एक्टिविटीज है, और फिर उसको एक प्रॉपर प्रोसेस के कारण जो प्रोडक्ट हमको मिलती है उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. एज यू हैव सीन, पल्प वॉज चेंज इंटू पेपर एंड पेपर इंटू नोटबुक. आगे के पैराग्राफ में मैंने आप लोग शॉर्टली बोला कि जो पल्प होता है ट्री का वो नोट में वो किस में, पेपर में कन्वर्ट होता है और पेपर में से नोटबुक बनती है. दिस रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इससे ये पता चलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिससे हमारी प्रोडक्ट हमारे पास आती है फाइनल प्रोडक्ट बनके, वो दो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. पहली प्राइमरी एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल्स होता है और दूसरी जो सेकेंडरी एक्टिविटीज जो मैन्युफैक्चर होके प्रोडक्ट हमारे पास आती है. यहाँ पे पेपर का ही एग्जांपल लेके, नोटबुक का ही एग्जांपल लेके किस 2 स्टेज से मैन्युफैक्चर होता है वो हमें यहाँ पे समझाया है. द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम टू ईच स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मतलब कि क्या है कि पेपर होता है वो पल्प में से बनता है और जो कॉटन होता है, जो क्लॉथ होता है वो कॉटन में से बनता है, कि दोनों प्रॉपर 2 स्टेज में से निकल के प्रॉपर फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं. In this way, the finished the product has more value and utility than the raw material that is made from. तो इन्हीं 2 प्रोसेस, इन्हीं के कारण जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो जो रॉ मटेरियल होता है उसमें से फाइन होके यूटिलाइज होके फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आती है. अब इंडस्ट्री. Industry refer to an economic activity that is concerned with the production of goods, extractions of minerals or the provision of services. मतलब कि जो इंडस्ट्रीज होती है वो इकोनॉमिकली होती है. तो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए कौन सी इंडस्ट्री होती है? स्टील इंडस्ट्री. फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल में से कौन सी इंडस्ट्री बनती है? कोल माइनिंग इंडस्ट्री. और सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन सी इंडस्ट्री से है? टूरिज्म इंडस्ट्री. तो इन सभी इंडस्ट्री के बारे में हम क्या है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे.
क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री है वो किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, तो उसका क्लासिफिकेशन होता है बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। मतलब उस कोई भी जो इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके रॉ मटेरियल को देख के, उसकी साइज को देख के, उसकी ऑनरशिप को देख के। ओके, तो इन तीनों के बारे में, रॉ मटेरियल, साइज एंड ऑनरशिप, उन सभी के बारे में हम डीपली यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस, मिनरल बेस, मरीन बेस एंड फॉरेस्ट बेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। मतलब कि जो इंडस्ट्री है वो एग्रो बेस है, फॉरेस्ट बेस है, वो किस पे डिपेंडेड है, जो रॉ मटेरियल होता है उससे वो डिपेंडेड वो होता है कि इसमें से कौन से इंडस्ट्री में या इसमें से कौन क्या चीज बनेगी। एग्रो बेस इंडस्ट्री यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। मतलब जो एग्रो बेस इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल में प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस इंडस्ट्री। मतलब कि यहाँ पे आपके लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ये कि एग्रो बेस इंडस्ट्री में कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं, तो विच रॉ मटेरियल इज यूज इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। और उसके बाद कौन सी प्रोडक्ट हमें मिलती है, तो फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्री, ये सभी है वो किस में इन्वॉल्व है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, आवर सेकंड इंडस्ट्री दैट इज mineral based industry. Mineral based industry are the primary industry that use the mineral ores as their raw material. मतलब कि जो mineral based industry है वो प्राइमरी फॉर्म पे है और उसका जो रॉ मटेरियल है वो जो भी मिनरल्स का ओर्स होता है, मतलब जो मिनरल्स होते हैं उसका जो मेन उसको यूज करके जो निकालते हैं उसको मिनरल ओर्स कहते हैं, वो होता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फीड्स अदर इंडस्ट्री। मतलब ये इंडस्ट्री है वो अपने आप को नहीं पर दूसरी इंडस्ट्री को फीड्स, मतलब दूसरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फीड द अदर इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन मेड फ्रॉम आयरन और एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। यहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल दिया है जो है आयरन मेड, जो आयरन और में से बनता है। दिस इज यूज द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में बोला कि वो दूसरी इंडस्ट्री को फीड करता है, तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि आयरन है वो आयरन और में से बनता है और वो बनने के बाद वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जैसे कि हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस। तो ये उसको दूसरी इंडस्ट्री को उन्होंने फीड किया, वही आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। Our third industry that is marine based industry. Marine based industry is use the product for the sea and oceans as the raw material. मतलब कि marine based industry है वो raw material के लिए seas और oceans का use करती है। And industry processing seafood और manufacturing fish oil are the some example. और उसमें से कौन सी product बनती है, sea foods और fish oil। उसके बाद है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री यूटिलाइजेस द फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल। इसका नाम देख के आपको पता चल जाता है कि जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज करती है। एंड द इंडस्ट्री एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। मतलब कि उसमें से कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं कि फर्नीचर रिलेटेड, बिल्डिंग रिलेटेड, पेपर बनता है और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनती है। तो ये हमने जो क्लासिफिकेशन था इंडस्ट्री का वो किस बेस पे होता है, रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। तो यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल स्टडी कर लिया, दैट इज अवर सेकंड पॉइंट, दैट इज साइज। इट इज रिफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब कि जो कितना पैसा उस पर इन्वेस्ट किया जाता है उस पर डिपेंडेड है। अगर मुझे छोटी इंडस्ट्री बनानी है, अगर मैं 7 या 8 लाख समथिंग इन्वेस्ट करूंगी तो उसके लिए उसके हिसाब से मुझे साइज मतलब कि इंडस्ट्री की मिलेगी। अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करूंगी मतलब कि इसकी साइज किस पे डिपेंडेड है, कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन साइज एंड इंडस्ट्री कैन बी क्लासीफाई इनटू स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मतलब कि साइज है लार्ज एंड स्मॉल, वो किस पे डिपेंडेड है, एक तो मनी पे, यहाँ पे लिखा है ना कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो, फिर कितने एम्प्लॉयज यहाँ पे वर्क करते हैं वो, और साथ ही साथ वो उसका प्रोडक्शन है वो किस तरीके का है उस पर डिपेंडेड करता है कि ये लार्ज स्केल साइज है या स्मॉल स्केल साइज है।
अब दोनों के एग्जांपल्स पढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री आर द टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री where the product are manufactured by hand and by artisans। मतलब कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसका एग्जांपल है जो कॉटेज या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्री है वो, और उसमें जो वर्क कोई मशीनरी के थ्रू नहीं होता है, बाय हैंड होता है और किसके थ्रू होता है, आर्टिशियंस के थ्रू, मतलब लोगों के थ्रू होता है। और उसके एग्जांपल है बास्केट वीविंग, पोटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर द एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। अब दूसरा है हमारे लिए क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो उसके एग्जांपल्स क्या है और किससे ये पता चलता है कि दैट इज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज लेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड दैट ऑफ द कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मतलब कि जो पैसे होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और जो मशीनरी यानी कि टेक्नोलॉजी होती है वो लार्ज स्केल में स्मॉल स्केल में लार्ज स्केल से कम होती है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा होती है। जैसे कि स्किल वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ओके, तो दैट इज द टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज रॉ मटेरियल एंड सेकंड वन इज साइज एंड द थर्ड वन इज ओनरशिप। Industry can be classified into private sector, state owned or public sector and join the sector and the cooperative sector। मतलब कि ओनरशिप प्राइवेट है, हाफ गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव सेक्टर है या पब्लिक रिलेटेड है, प्राइवेट है। तो कैसे करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेट बाय इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि जो प्राइवेट होते हैं वो अपने खुद का या एक दो पार्टनर्स को मिला के वो अपना इंडस्ट्री चलाते हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती है वो गवर्नमेंट और ओन दोनों को मिला के चलती है। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड जॉइंट द सेक्टर इंडस्ट्री। मतलब कि वो गवर्नमेंट है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ या इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में क्या है, जिसमें आधा गवर्नमेंट और आधे इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि जो पार्टनर्स होते हैं वो मिला के गवर्नमेंट और पर्सनल लोग मिलके जो सेक्टर इंडस्ट्री चलाते हैं उसको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। एंड लिमिटेड एज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड है वो उसका जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एक एग्जांपल है कि उसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट है और इंडिविजुअल ग्रुप भी पार्टिसिपेट है। अब कोऑपरेटिव सेक्टर किसे कहते हैं, इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। मतलब सप्लायर रॉ मटेरियल्स के लिए इंडस्ट्री को किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, प्रोड्यूसर के और सप्लायर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वर्कर्स और बोथ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर द सक्सेस स्टोरी ऑफ द कोऑपरेटिव वेंचर। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, हमारे महसाना में ये डेयरी है तो वो डेयरी भी कोऑपरेटिव सेक्टर का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, नाउ दैट इज अवर सेकंड टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब इंडस्ट्री है उस पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं लोकेशन को रेके। तो पहले क्या देखना पड़ता है, मार्केट कैसा है उसका, कैपिटल मतलब कैसे पैसे उस पर इन्वेस्ट करने हैं, लेबर वर्क कितना है, रॉ मटेरियल कैसा यूज हो रहा है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसी यूज हो रही है, लैंड कैसी है और ट्रांसपोर्टेशन का कैसा है, उन सभी को देख के ही इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप की जाती है। The factors affecting the location of industries are availability of raw material, land, water, labor, power, capital and transport and market। मतलब ये सभी को देख के कि मार्केट यहाँ से कैसा है, मार्केट की वैल्यू कैसी है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कितना दूरी पे है, पावर कनेक्शंस कैसा है, वो देख के वो लोग यहाँ पे कि जगह किसी भी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। Sometimes the government provide incentives like subsidies power, lower transport cost and other infrastructure so that industry may be located in backward areas। कई बार क्या होते हैं कि गवर्नमेंट लोग भी वो उनको बैकवर्ड एरिया हो, गवर्नमेंट लोग भी उनको सब्सिडी देते हैं। क्या करते हैं कि जो पावर हो इलेक्ट्रिसिटी में उसके जो यूनिट है उसके लो कॉस्ट लेते हैं। क्यों,
कि अगर वो ले तो जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको अगर बेनिफिट मिले तो बैकवर्ड एरिया में भी वो लोग इंडस्ट्री सेटअप करें। क्यों करें? अदरवाइज तो वो लोग बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप नहीं करते जो ऑनर होते हैं वो, बट उनको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है किसी भी रूप में, तो उनको जो बेनिफिट होता है तो उनके कारण वो वहाँ पे लेते हैं। और सामने गवर्नमेंट क्या देखता है? ये देखता है कि अगर बैकवर्ड एरिया में ये इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई तो उसी के कारण जो गवर्नमेंट बैकवर्ड एरिया के जो लोग हैं उनको भी डेवलप करने का, उनको भी अपनी पर्सनल ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। ओके, अवर अनदर टॉपिक है इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब इंडस्ट्री में सिस्टम किस तरीके से प्रोसेस होता है और किस तरीके से फाइनल रॉ मटेरियल में से कौन सी प्रोसेस के थ्रू हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। An industrial system consists of input, process and output. The inputs are the raw materials, labor cost of land, transport, power and other infrastructure. मतलब जो इंडस्ट्री होती है उसमें दो टॉपिक होते हैं, एक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम में। तो इनपुट क्या होता है? जिनमें प्रोसेस होती है, मतलब इनपुट ये होता है कि जिसमें प्रोसेस होती है, और आउटपुट ये होता है कि जिन रॉ मटेरियल से हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। मतलब कि जो रॉ मटेरियल है वो इनपुट प्रोडक्ट है, इनपुट प्रोसेस है, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आती है वो आउटपुट प्रोसेस है। तो इनपुट प्रोसेस में कौन सा यूज होता है? रॉ मटेरियल्स, लेबर, cost of land, transport, power and other infrastructure. And the process include a wide range of activity that is convert the raw material into finished product. मतलब raw materials में से finished product मतलब final product जो हम लोगों मार्केट में जो आती है, जो लोग यूज करते हैं, वो बहुत ही बड़ी एक्टिविटीज के थ्रू, रेंज एक्टिविटी के थ्रू आती है। और आउटपुट में एंड द प्रोडक्ट एंड इनकम अर्नेड फ्रॉम इट। आउटपुट में क्या होता है कि प्रोडक्ट की एंड मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में देनी है वो निकलता है और उसमें से पैसे मिलते हैं। In case of textile industry, the input may be cotton, human labor, factory, transport cost, and the process include the ginning, spinning, weaving, dyeing, and printing, and the output is the shirt of you wear. मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो उससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि विच इज़ आउटपुट एंड विच इज़ इनपुट। और क्या होता है, जैसे कि कोई एक शर्ट है वो हमको पहनना है, जो हमारे पास आता है तो वो फाइनल होके आता है, तो वो होता है आउटपुट। पर जो फैक्ट्री में उसको गिनिंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, डाई करते हैं, मतलब कलर करते हैं क्लोथ्स में से, तो क्लोथ जो उसका रॉ मटेरियल होता है, सिल्क का अगर मुझे बनाना है तो सिल्क है वो रॉ मटेरियल होता है, और वो जो प्रोसेस बनती है वो सभी इनपुट है, और उसमें से जो शर्ट हम जो मार्केट में आता है और जो हम यूज करते हैं वो आउटपुट है। अब इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल रीजन भी देखना पड़ेगा, मतलब कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे यूज होगी, और वो रीजन कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ पे इस रीजन में ये इंडस्ट्री लानी है, इसमें ये। तो इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री लोकेट द क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। तो रीजन में क्या होता है कि कई बार जो इंडस्ट्री होती है एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होती है, तो दोनों एक दूसरे का जो बेनिफिट होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं। फिर मेजर इंडस्ट्री रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थन अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। मतलब जो मेजर इंडस्ट्री है वो कौन सी जगह पे है कि नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया, इन सभी जगह पे मेजर इंडस्ट्री रीजन है, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्री आई हुई है। अब इंडस्ट्रियल रीजन एंड टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर द कोल्ड फील्ड। मतलब कि जो इंडस्ट्रियल रीजन होता है स्पेशली किस तरीके का होता है कि वो टेम्परेट एरियाज होते हैं। टेम्परेट मतलब कि मॉडरेट नेचर हो, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, एंड नियर अ सी पोर्ट। सी पोर्ट्स के नियर क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी पड़े इसी वजह से। और स्पेशली नियर अ कोल फील्ड्स, मतलब कि जो कोल होता है जो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए, उसके नियरेस्ट होना चाहिए। इंडिया हैज़ अ सेवरल इंडस्ट्री रीजन्स लाइक, मतलब इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे कि मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा उदयपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम एंड गुंटूर बेल्ट, गोरगांव दिल्ली, मेरठ रीजन एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो ये सभी जो हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रियल रीजन है। ऊपर हमने जो देखा पैराग्राफ में वो था वर्ल्ड के हिसाब से अलग अलग कंट्री का, और इंडिया के हिसाब से ये इंडिया का। अब
हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। अब सभी इंडस्ट्री एक ही जगह पर नहीं रहते कि किस इंडस्ट्री को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो यहाँ पे हम देखेंगे। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। मतलब कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? एक तो स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड technology industry. The iron and the steel and textile industry are the older industry while information technology is an इमर्जिंग इंडस्ट्री। मतलब कि आयरन, स्टील और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कौन सी इंडस्ट्री है? वो बड़ी इंडस्ट्री तो है पर वो ओल्ड इंडस्ट्री है। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी रिलेटेड इंडस्ट्री है जो वो अभी डेवलप हुई है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि कौन सी कंट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेट है? जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रसिया। उसके बाद है टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है? तो दैट इज अवर अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan and Taiwan. And the major hub of information technology industries are the Silicon Valley of Central California and the Bangalore region of India. ओके यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब आगे का जो टॉपिक है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।